नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर समान विज्ञान, जिसमें हम चर्चा करेंगे रसायन एवं जीव विज्ञान के भाग को। ये जो चैप्टर है समान विज्ञान का, जिसमें रसायन और जीव विज्ञान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि ये जो पॉइंटर होता है ये उन सभी क्वेश्चन का संग्रह होता है जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसे किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें। तो आइए हम शुरू करते हैं समान विज्ञान के रसायन एवं जीव विज्ञान के पोर्शन को, जिसमें हम पहले चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान का। और ये जो पहला टॉपिक है वो है परमाणु संरचना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के बाह्य जो कक्षा होता है उसमें चक्कर लगाता रहता है। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, ये सही है, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो एटम के भाग नहीं हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के भाग हैं, जबकि फोटॉन एटम के भाग नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलेगा? तो वो है प्राकृत तत्व। एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट में एक ही तरह के परमाणु मिलते हैं, जबकि यौगिक में दो या दो से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं, और मिश्रण में भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब जो यौगिक होता है उसमें एक रेशियो, एक निश्चित अनुपात होता है, जबकि मिश्रण में निश्चित अनुपात का होना जरूरी नहीं है। इस कारण यौगिक और मिश्रण को हम डिवाइड कर सकते हैं। परमाणुई नाभिक खोजा था, परमाणु के नाभिक को खोजा था रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अनुपरमाणुविक कण नहीं है। तो ड्यूट्रॉन जो है अनुपरमाणुविक कण नहीं है। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, जबकि ड्यूट्रॉन अनुपरमाणुविक कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है। तो एक कण प्रति कण युग्म कौन सा है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिट्रॉन है ये कण और प्रति कण है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं कण और प्रति कण हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण प्रति कण नहीं है। प्रोटॉन आप जानते हैं प्लस होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो इसका चार्ज होता है। और फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निगेटिव होते हैं, जबकि प्रोटॉन जो फोटॉन है तथा इधर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में जीरो होता है, और न्यूट्रियो ये अलग जो कण है ये। तो इस तरह से यदि देखें तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो कण और प्रति कण है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण में दो धनावेश होते हैं और इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर है। आप जानते हैं हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में दो धन आवेश होंगे, और वही दो धन आवेश अल्फा कण में भी दो धन आवेश होते हैं। इस कारण जो ऑप्शन होगा वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर अल्फा के कण के दो धन आवेश होंगे, मतलब इसका द्रव्यमान जो है बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होगा और दो न्यूट्रॉन होगा। हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन होगा और दो न्यूट्रॉन होगा। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश किस में होगा? बीटा में होगा। अल्फा में ऋणात्मक आवेश नहीं होगा, अल्फा कण में नहीं होता है और गामा में नहीं होगा, लेकिन बीटा कण में जो होता है ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा जो रेज है वो पॉजिटिव होते हैं, अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है, और जो बीटा होता है वो निगेटिव होता है। अब ये सुमेलित करना है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है। तो विशिष्टता और कण का सुमेलन क्या करना है इसमें? तो यह है शून्य द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रिनो जो होता है वो शून्य द्रव्यमान का होता है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब मिलान करना था न्यूट्रॉन और न्यूट्रियो का, तो उसमें हमने देखा था कि न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रिनो जो होता है, न्यूट्रिनो में जीरो मास होता है, और जो
फ्रैक्शनल चार्जेज जो क्वार्क होते हैं उसमें फ्रैक्शनल चार्जेज होता है। फ्रैक्शनल स्पिन, पॉजिट्रॉन में फ्रैक्शनल स्पिन होगा, और जो पूर्णांक प्रचक्रण इंटीग्रल स्पिन ये फोनॉन में होगा। तो इसे आप हूबहू जैसे है उस तरह से याद कर लीजिए। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, क्वार्क आंशिक आवेश, आंशिक प्रचक्रण होगा पॉजिट्रॉन का, और जो पूर्ण परिचक्रण होगा वो फोनॉन का होगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ प्रिंसिपल से। अफबाउ प्रिंसिपल से जो परमाणु की कक्षा भरी जाती है वो अफबाउ प्रिंसिपल से भरी जाती है। ये आपने +2 के जब आपने तैयारी किया होगा +2 तो उसमें अफबाउ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा होगा। और परमाणु में जो कक्षों के भरने का क्रम होता है वो अफबाउ प्रिंसिपल्स के द्वारा होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो ये अभिविन्यास से है। जो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम जो होता है, चुंबकीय क्वांटम, उसका संबंध किससे है? तो अभिविन्यास से है। और जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी 4। 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन को मिला देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। द्रव्यमान संख्या आप जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उन दोनों की यदि जोड़ दें तो द्रव्यमान संख्या निकल जाती है। तो इस तरह से इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा वो 4 होगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे कहा जाता है समस्थानिक। प्रोटॉनों की संख्या समान, जो समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? भिन्न होगी। अगला देखेंगे, समस्थानिक होते हैं समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान। देखिए अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे समस्थानिक के बारे में, तो समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। जैसे मान लिया कि एक एलिमेंट है जिसकी परमाणु संख्या, मान लिया कि ये मान लिया हम ऑक्सीजन को लेते हैं, तो ऑक्सीजन में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 8 होती है, ठीक है। और दूसरा भी एक हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन में भी अलग अलग जो उसके आइसोटोप्स होते हैं, तो एक में हो सकता है कि उसके न्यूट्रॉन की संख्या जितना परमाणु संख्या उतना ही न्यूट्रॉन की संख्या 8, तो 8 8 16 हो जाएगा इसका मास, ठीक है। तो इसे हम किस तरह से डोनेट करेंगे? O8 16, तो परमाणु संख्या ऊपर में लिखा जाएगा 8 और द्रव्यमान संख्या नीचे 16 लिखा जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन मान लिया O8 हो गया परमाणु संख्या, और हो सकता है किसी में न्यूट्रॉन की संख्या मान लिया 9 हो, ये सपोज मैं करता हूँ, तो 8 और 9 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि परमाणु भार 16 और 17 ये अलग अलग हो गए, लेकिन परमाणु संख्या क्या है? सेम है, 8 8 है। इसका मतलब ये O जो 8 और जो परमाणु संख्या 8 8 है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो 16 और 17 आया, और इस तरह से ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स निकल कर आ गए। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिसमें क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो गया। क्यों भिन्न हुआ? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसकी परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या 8 8 हो गया, लेकिन जो न्यूट्रॉन होती है उसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 8 निकल कर आया और इसमें क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या 9, तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो गया, इसके कारण द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? अलग हो गया, और इसे हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। आगे देखेंगे, प्रसरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। इसमें ये स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये सही है? तो प्रसरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, तो ये सही नहीं है। और प्रतिलोम प्रसरण में तनु घोल पर बाह्य दबाव लगाया जाता है, तो उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? तो ये दोनों ही कथन सही नहीं है। तो प्रसरण के प्रक्रम में विलायक, ये कहा जा रहा है कि प्रसरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। तनु घोल आप जानते होते हैं जानते हैं कि जो सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जो प्रसरण जो होता है, प्रसरण ओस्मोसिस कहते हैं, जिसमें एक लेयर से दूसरे लेयर की ओर जो कण होते हैं उसका प्रवाह होता है प्रसरण में। तो इस प्रक्रम में विलायक जो है, विलायक किसे कहा जाता है? मान लिया कि चीनी और पानी है, हम शरबत बना रहे हैं, तो पानी जो हो जाएगा वो विलायक हो जाएगा। तो प्रसरण के प्रक्रम में विलायक क्या सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाएगा? तो नहीं, ये सांद्र घोल से तनु घोल की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि सांद्र घोल इसे कहते हैं जो सैचुरेटेड हो गया है, ठीक है, तो उधर नहीं जाएगा। और उसके बाद प्रतिलोम प्रसरण में भी तनु
घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता, तो ये भी कथन सही नहीं है। आगे देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्रोमेटोग्राफी होती है, जो क्रोमेटोग्राफी तकनीक है, ये क्या करता है कि एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करता है। ये सीधा सीधे याद कर लीजिए, जो क्रोमेटोग्राफी होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करता है। ये ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर जो भाप बनकर उड़ जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इसका मतलब ये ठोस से सीधे गैस की ओर कन्वर्जन होता है, किसका? ठोस कपूर का, और इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है उपचयांक और तत्व का, तो CaO का Ca उपचयांक क्या होगा? 2 होगा। उसी तरह NaAlH4 का Al उपचयांक कितना होगा? 3 होगा। MnO2 में Mn का उपचयांक 4 होगा, और H2SO4 में S का जो उपचयांक होगा वो 6 होगा। आप इसे हूबहू याद कर सकते हैं, मान लिया कहीं एग्जाम में आ जाता है तो आप सीधा सीधे आंसर करने में सक्षम होंगे। आगे देखेंगे, अकार्बनिक रसायन। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो कथन में क्या है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये स्टेटमेंट है कि रासायनिक तत्व, जैसे आवर्त सारणी हम लोग बनाते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जानते हैं हम लोग, तो उसी तरह से जो मोसले की है, मोसले की भी एक आवर्त सारणी है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोसले की है। तो इसमें जो कथन दिया हुआ है वो है कि क्या रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, क्या किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है? तो सदैव ऊपर से नीचे की ओर नहीं बढ़ती है, यह स्टेटमेंट गलत है। और कारण क्या है कि किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः लिखा हुआ है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, तो ये सही है। आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती जाएगी। किसी एक वर्ग में आप मोसले का एक सारणी लीजिए, उसमें आप देखेंगे कि जो परमाणु त्रिज्या है ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है पूरी तरह से, और जो कारण है वो स्टेटमेंट एग्जैक्ट सही है। आगे देखेंगे, किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयोनाइजेशन पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता है। अगला देखेंगे, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। ये स्टेटमेंट तो सही है। तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, ये सही स्टेटमेंट है। ऊपर वाला स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, इसको बाद में देखते हैं। किसी निर्दिष्ट आवर्तांक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। किसी एक निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, और ये ऐसे भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे देखेंगे, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपरोक्त कथन कौन सा सही है? तो देखिए, बी नंबर जो है वो तो सही दिख रहा है, 2 नंबर सही दिख रहा है, और इसमें दिया हुआ था किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। आगे देखेंगे, तीसरा और चौथा समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है। तीसरे और चौथे समूह में जो होता है वो बेसिक और एसिडिक नेचर का होता है। तीसरा जो समूह होता है वो बेसिक होता है, और चौथा समूह मतलब तीसरा और चौथा जो समूह है, ये ऑक्साइड का जो गुण है ये क्या होगा? बेसिक और एसिडिक। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। भूप्रपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है भूप्रपट्टी पे। और ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व क्या है? सिलिकॉन है। उसके बाद ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है। इसको OS याद कर सकते हैं। OS विश्व में O से हो गया ऑक्सीजन और S से हो गया सिलिकॉन। ऐसे S सिलिकॉन को जो उसका डिनोशन होता है सिलिकॉन का SI होता है, और S जो होता है वो सल्फर होता है, तो आप OSI याद कर सकते हैं सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। अब बहुत ज़्यादा हो गया है, वैसे इसकी संख्या 130, 31 या 140 तक भी पहुंच चुका है। उसमें जो सारणी है उसमें 140 से भी ऊपर गया हुआ है एलिमेंट्स। उसमें कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं तो 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व क्या है? तो हीरा जो है ये मूल है,
बाकी देखिए रेत होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है SiO2, तो ये मूल तो नहीं रहा ये। उसी तरह से संगमरमर भी ये CaCO3 होता है। शक्कर भी चीनी होता है, ये भी इसके बहुत, ये भी एक तरह का यौगिक है। लेकिन हीरा जो है वो पूरा कार्बन का एक शुद्धतम रूप है और इस तरह से ये मूल तत्व है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन है और ये हीरा जो होता है चतुष्कोणीय होता है और जो ग्रेफाइट होता है वो षष्ठकोणीय होता है। हीरा जो होता है वो चतुष्कोणीय होता है जबकि ग्रेफाइट होता है षष्ठकोणीय। आगे देखेंगे, षष्ठकोणीय होने के कारण जो ग्रेफाइट होता है उसकी जो नेचर होती है वो स्लिपरी होती है, वो स्लिप करता है। जैसे आप जो पेंसिल होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, उसके नेचर आप देखिए वो स्लिपरी है। ठीक है, आगे देखेंगे धातुएं, खनिज, अयस्क, गुणधर्म और उपयोग। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। तो धातु तत्व को जो हम डिनोट करते हैं उसका जो संरूपण होगा इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में हम जो बनाएंगे वो होगा 2882। 2882 क्या होगा? 2882। आगे देखेंगे, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, काफ़ी एक्टिव है। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। आप इसे याद कर सकते, पोटेशियम जो है काफ़ी क्रियाशील है, हर किसी से पट जाना चाहता है। कौन? पोटेशियम। आगे देखेंगे, लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ओस्मियम, एल्युमिनियम एवं ओस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में से क्रमशः सबसे हल्की धातु और भारी धातु कौन है? तो लिथियम जो है सबसे हल्का और ओस्मियम सबसे भारी है। ये याद कर लेना है, लिथियम सबसे हल्का है और ओस्मियम सबसे भारी है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। अब इसमें से कठोरतम धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। ऑप्शन था सोना, लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन, तो ऐसे भी प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। आगे हम देखेंगे कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो नाइक्रोम जो है बहुत कठोर होता है और तन्य होता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। और सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। लेकिन जो प्राकृतिक तत्व यदि आएगा तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु कौन सा? यूरेनियम। इस ऑप्शन में क्या होगा? यूरेनियम होगा। तो ये ऑप्शन, क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर मारना पड़ेगा। ऐसे जो है सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ओस्मियम होता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे भारी धातु है इस ऑप्शन में ये निकल कर आएगा यूरेनियम। मोती का रासायनिक संरचना क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोती का, CaCO3। मोती का प्रमुख अवयव क्या है? एर्गोनाइट और कांचियोलिन, एर्गोनाइट और कांचियोलिन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से पाए जाते हैं, मणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। जो मणिक होता है और नीलम होता है वो क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। कथन और कारण दिया गया है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, ये सही है। कारण क्या है? कि सोडियम धातु वायु प्रभाव में गल जाती है। ये स्टेटमेंट, धातु जो सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। कारण क्या बोल रहा है? कि धातु जो है सोडियम वो वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली क्या है कि सोडियम जो है, सोडियम धातु संचयन केरोसिन में होता है, ये सही है। कारण क्या है कि सोडियम धातु वायु प्रभाव में गल जाती है? तो नहीं, ये गलती नहीं है बल्कि ये जल जाती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, और ठीक है आगे देखते हैं इसको। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग करते हैं सोडियम का। जो पीला लैंप होता है, पहले, अब तो पीला लैंप नहीं रहा ज़्यादातर रोड पे, अब LED बल्ब आ गए हैं, सड़क पे भी दिखते होंगे। लेकिन जो पहले पीला लैंप होता था उसमें क्या प्रयोग किया जाता था? ज़्यादातर सोडियम का उपयोग किया जाता था। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। अब सोडियम का जो वाष्प लैंप है उसको इसलिए यूज करते थे सड़क पर क्योंकि ये एक वर्णी होगा जिसके कारण इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा प्रकाशित कर पाएगा
अब और ख़ास करके जब पानी की बूंदें पड़ेंगी तो एक वर्णी होने के कारण इसमें डिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसमें विभाजन नहीं होगा। इसके कारण एक वर्णी कलर होने के कारण सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता था सड़क प्रकाश के लिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प और आर्गन। पारावाष्प और आर्गन का उपयोग करते हैं प्रतिदीप्त नली में। ऐसे भी जो ट्यूबलाइट होते हैं, ट्यूबलाइट में क्या होता है, पारावाष्प होता है जिसके कारण उसमें वाइट चमक होती है और आर्गन उसमें भरा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाएगी। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है और सोने को घोला जाता है अम्लराज में। अम्लराज में सोने को घोल सकते हैं। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टॉक सोप स्टोन मुख्यतः होते हैं मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट ऐसे भी जो मैग्नीशियम जो होता है वो काफ़ी मुलायम खनिज होता है। तो टाल्क सोप स्टोन जो बनता है वो किससे बनता है, मैग्नीशियम सिलिकेट से। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो रासायनिक रूप है किसका, कैल्शियम सल्फेट का, CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4। इसी में यदि हाँ ये ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, यही मैं एक्चुअली कहना चाह रहा था जो दिया हुआ है इसमें, CaSO4 और हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और हाफ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। आप ऐसे याद कर लीजिए, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो प्लास्टर किया जाता है, आप इस तरह से याद कर लीजिए, जैसे हाथ टूट गया किसी का तो हाफ हो जाता है, हाथ टूट गया तो हाफ H2O हो गया उसका। इस तरह से इसको याद कर लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O। हाथ टूट जाएगा तो हाफ हाथ हो जाएगा ना, तो हाफ H2O कर लीजिए उसको, CaSO4। इससे क्या कि याद रहेगा ये। ठीक है, आगे देखेंगे। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे हाथ टूट जाता है किसी का तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। कलाकार या मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट अयस्क है किसका, थोरियम का, और केरला के तट पे काफ़ी मोनाजाइट पाया जाता है और ये थोरियम का अयस्क है। माइका क्या होता है, तो माइका अभ्रक होता है और उष्मा का चालक होता है तथा विद्युत का कुचालक होता है। माइका जो होता है उष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हाड़ी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो अभ्रक कहाँ यूज होगा, विद्युत वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, पारा, पानी, ईथर, बेंजीन द्रव्यों में से उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है, उष्मा का अच्छा चालक है पारा। इसमें सबसे अच्छा चालक पूछ रहा है। देखिए, पानी भी चालक है, उष्मा का पूछ रहा है ना, तो पारा जो है उष्मा का चालक है। ईथर और बेंजीन पानी, ये उष्मा का चालक नहीं है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक उत्तम चालक होगा पारा। ठीक है, और इस ऑप्शन में जो पूछा जा रहा है उस ऑप्शन में जो सर्वाधिक उत्तम मतलब उष्मा का बहुत अच्छा चालक है वो क्या होगा, पारा। आगे देखेंगे, जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है, तो पारा। सीसा, पारा, निकेल और टिन धातुओं में से समानता ताप पर द्रव्य है। पारा जो है ताप पर द्रव्य है। आगे देखेंगे, इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो सीसा होता है वो भी धातु होता है। ठीक है, पारा तो धातु है ही और ये लिक्विफाइड धातु है। निकेल धातु है और टिन भी धातु है। जो द्रव्य होता है वो ऐसा धातु जो द्रव्य है वो क्या है, पारा। और पारा का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति के। आप टेम्परेचर ये प्राप्त करते ही पारा क्या करता है, मूव करने लग जाता है, इसमें संचालन शक्ति आ जाती है। इसके कारण इसका उपयोग किस में करते हैं, तापमापी यंत्र में। जैसे जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, पारा भरा होता है। आगे देखेंगे कि आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करेगा कौन, लेड। सीसा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, आयरन कर जाएगा, जल के साथ अभिक्रिया कर ले तो आप उसको कुछ दिन के बाद कुछ दिन छोड़ दें यूं ही जल में तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। क्यों, आयरन क्या हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा वो, तो इसके कारण उसमें जंग लग जाएगा, अभिक्रिया कर जाएगा। मैग्नीशियम भी अभिक्रिया कर जाएगा और एल्युमिनियम भी अभिक्रिया कर जाएगा, Al2O3 और बहुत सारी जो यौगिक है वो बना लेगा। लेकिन सीसा जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। तांबा के ऊपर जब भाप गुजरती है तो उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। लोहा प्राप्त किया जाता किससे, हेमाटाइट से।
अब इसमें सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी। चांदी ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, याद रखिएगा इसको। और सबसे अधिक लचीली एवं पीट कर बढ़ाए जाने वाले धातु कौन सा है? सोना। सोना को आप पीट के काफ़ी, मतलब उसको बोल सकते हैं कि घात वर्धनीय और तन्य होता है काफ़ी के। स्वर्ण, जो सोना को काफ़ी लंबा खींचा जा सकता है, मतलब लचीला, और पीट कर उसको काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। और ऊष्मा का न्यूनतम संचालक क्या है? शीशा जो है ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट, लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक किसकी है? तो चांदी की। चांदी की विद्युत चालकता इन ऑप्शन में सबसे सर्वाधिक किसकी है? चांदी की। वैसे भी देखिए, हीरा जो है, हीरा की विद्युत चालकता नहीं होगी, ग्रेफाइट का नहीं होगा, लकड़ी का नहीं होगा, और तो विद्युत चालकता किसका होगा? चांदी का होगा। आगे देखेंगे सही कथन कौन सा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बिल्कुल, कैल्शियम कार्बोनेट जो टूथपेस्ट होता है उसका एक अवयव है। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। तो भंजन की प्रक्रिया से पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है। आप जानते हैं जो कच्चा पेट्रोलियम आता है और उसको क्या किया जाता है? भंजन किया जाता है। डिजिटल फ्रैक्शनल, क्या इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन, इंग्लिश में फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन बोलते हैं। इससे पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल डिजिटलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और जो प्रगलन के माध्यम से तांबा को प्राप्त किया जाता है। खाद वसा को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। और रबर का क्या होता है? वाल्कनीकरण का होता है। रबर का वाल्कनीकरण होता है, खाद वसा का हाइड्रोजनीकरण होता है, तांबा का प्रगलन होता है और पेट्रोलियम का भंजन होता है। इसे याद रख लीजिएगा, हूबहू जैसे है। भंजन होगा पेट्रोलियम का, प्रगलन होगा तांबा का, हाइड्रोजनीकरण होगा खाद वसा का और वाल्कनीकरण होगा रबर का। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग, बाल्कनीकरण में क्या करते हैं रबर का? इसमें सल्फर के घोल में इसको हम रबर को डालते हैं और ये थायोसल्फेट बना देता है। तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से क्या कहेंगे? बाल्कनीकरण कहेंगे। आगे देखेंगे एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है किसका? बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे कि लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है। तो एल्युमिनियम जो प्राप्त होता है बॉक्साइट से होता है। अब आगे सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। संगमरमर में कैल्शियम होगा। बालू सिलिकॉन होगा, SiO2। बालू क्या बोलते हैं? SiO2। और मणिक क्या है? एल्युमिनियम है। मणिक क्या है? एल्युमिनियम है, इसे याद रखिएगा। आगे देखेंगे एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता कौन? सोडियम। सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। कहा जाता है कि पानी में आग लगा देना। तो पानी में आग कैसे लग सकता है? यदि सोडियम को हम पानी में डाल देंगे तो वो आग वहाँ पे लग जाएगा, मतलब सोडियम जो है पानी के साथ अभिक्रिया करके वो जल जाएगा। इसी कारण सोडियम को कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सजाना है। तो घनत्व, डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा इसमें से? तो सोना, पारा और इस्पात में से सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगा सोना का, फिर पारा का, उसके बाद इस्पात का। सोना का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर पारा का होगा। इसका मतलब सोना क्या होगा? पारा में डूब जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन इस्पात क्या होगा? पारा के ऊपर वो छला जाएगा, मतलब ऊपर में रह जाएगा इस्पात। लेकिन सोना जो है पारा में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी सोना का पारा से ज़्यादा है। आगे देखेंगे मिश्र धातु। तो मिश्र धातु में हम देखते हैं कि स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। देखिए, तांबा तो मिश्र धातु नहीं है, ये एलिमेंट है। लेकिन पीतल जो है और स्टील, ब्रॉन्ज, ये सारे क्या है? मिश्र धातु हैं। आप जानते होंगे जो कांसा बनता है वो किससे बनता है? तांबा और टीन। तांबा और टीन, कॉपर और एसन को मिला देंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा कांसा। उसी तरह से जस्ता और कॉपर को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पीतल। और स्टील, इसमें बहुत सारे क्रोमियम, निकेल, नाइक्रोम, ये सब सारे मिलकर बनते हैं स्टील। तो इस तरह से मिश्र धातु हो गए कौन? स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज। और तांबा जो हो गया वो मिश्र धातु नहीं है। आगे देखेंगे जस्तेदार लोहा। ये कथन और कारण दिया हुआ है कि जस्तेदार लोहा में जल्दी जंग नहीं लगता है। सही है ये। यदि लोहे को जंग से बचाना है तो उसमें जस्ता का लेपिंग कर देंगे तो इसमें जंग नहीं लगेगा। और इसे हम क्या कहते हैं? यसद लेपन भी कहते हैं। तो ये दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों ही सही है और सही स्पष्ट कर रहा है ये।
आगे देखते हैं कि जस्तादार लोहा की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होता है जस्ता की परत, ये हमने अभी चर्चा किया था। गैल्वेनीकृत लोहे का पर जो लेप होता है किसका होता है, जस्ता का लेप होता है। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जो लोहे के ऊपर जब जस्ता को हम चढ़ा देंगे तो इसे क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन, मतलब गैल्वेनीकृत हो गया वो। आगे देखेंगे एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। एल्युमिनियम जो होता है एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण। एनोड जो आप किसी घोल में एल्युमिनियम और एक कार्बन छड़ रखते हैं तो एल्युमिनियम क्या होगा कि वो एनोडीकृत होगा और उसके ऊपर ऑक्साइड जम जाएगा और इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत का निक्षेपण उसमें देखने को मिलेगा। उसी तरह से आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डब्बे में, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं रेल के डब्बा और हवाई जहाज बनाने में। पारद युक्त मिश्र धातु होती है कौन, पारद धातु मिश्रण, वही है, हमने अभी चर्चा किया था। आगे देखते हैं कि जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनाते। लोहा जो है अमलगम नहीं बनाएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोहा अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, लेकिन जस्ता तांबा और मैग्नीशियम क्या करेगा, अमलगम बना देगा। आगे देखते हैं जस्ता तांबा, तांबा टीन, जस्ता और पारा तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं। तो पारा और जस्ता जब मिलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, अमलगम। ठीक है, आगे देखते हैं टांका एक मिश्र धातु है किसका, टीन और सीसा का। एसएन और पीबी मिलकर क्या बनाता है, टांका। एसएन और पीबी क्या मिलकर क्या बनाता है, टांका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कासा एल्वा है किसका, तांबा और टिन का, अभी हमने चर्चा किया था। कॉपर और एसएन मिलाकर क्या बनता है, कासा। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 को। जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा, निकेल रहेगा। जर्मन, तो इसे याद कर लीजिए, जर्मन सिल्वर में जर्मन में क्या हो गया, ना आ गया, तो ना में क्या रहेगा, निकेल रहेगा। जर्मन निकेल, जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा, निकेल रहेगा। सोल्डर में टिन रहेगा, अभी हमने पढ़ा था, सोल्डर में टिन रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन रहता है, आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन रहता है। और हाइपो क्या होता है, सोडियम क्या होता है, हाइपो होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, देखिए नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें निकेल रहता है ना कि चांदी रहता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा, जर्मन तना से निकेल आ गया और इसमें निकेल रहता है, इसमें चांदी नहीं रहता। इस तरह से चांदी का प्रतिशत क्या होगा जर्मन सिल्वर में, 0। तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता, तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है क्या, एल्युमिनियम नहीं रहेगा। इसके अलावा क्या रहेगा जर्मन सिल्वर में, तांबा रहेगा, जस्ता रहेगा और उसमें निकेल रहेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ऐसे याद कीजिए कि कॉपर प्लस जस्ता, इसको कॉमन रखिए, कॉपर प्लस जस्ता। कॉपर जस्ता क्या बोलते हैं, पीतल में यदि हम निकेल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जर्मन सिल्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में तांबा का मात्रा अधिकतम होगा। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में है, तांबा इसमें सभी में है। जैसे पीतल में भी तांबा है, कॉपर प्लस जस्ता। कांसा में भी तांबा है, कॉपर प्लस टीन। जर्मन सिल्वर में भी तांबा है, कॉपर, इसमें क्या है, कॉपर जस्ता, जर्मन सिल्वर में भी तांबा है, इसमें क्या है, हाँ वही कॉपर जिसको तांबा बोलते हैं, जस्ता प्लस निकेल। तो ये तांबा जो है तीनों में विद्वान है। आगे देखते हैं कि पीतल मिश्र धातु किस चीज़ का है, तो तांबा और जस्ता का है। अब कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पीतल, तांबा तथा जस्ते, पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, ये स्टेटमेंट सही है। मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका है, लोहे का है। और बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का, मैग्नेटाइट होता है लोहा का। पारदित सम्मिश्र वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है, ये सही है। पारदित मिश्रण वो होगा जिसमें पारा रहेगा। अब जैसे अमलगम जब बना रहे हैं तो उसमें पारा रहेगा, कॉपर प्लस जस्ता, पारा प्लस जस्ता जब मिलाएंगे तो अमलगम बनेगा। तो एक एग्जाम्पल के रूप में, तो पारदित सम्मिश्रण हो गया, उसमें क्या रहेगा, पारा रहेगा। और फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट होगा, ये
और वो भी अनिवार्य होगा, ये अनिवार्य रसायन नहीं है। पोटेशियम नाइट्रेट का होना जरूरी नहीं है फोटोग्राफी में, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट हमारा 1 और 3 सही होगा। आगे देखेंगे, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है क्यों? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। पीतल हवा में फीका पड़ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। आगे देखेंगे, मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, स्टेनलेस स्टील, निष्कलंक इस्पात किसको बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। तो मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। निकेल की उपस्थिति के कारण जो स्टेनलेस स्टील है वो अचुंबकीय हो जाता है, निकेल की उपस्थिति के कारण। आगे देखते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा बढ़ाने से स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। ये सारे स्टेटमेंट क्रोमियम के बारे में सच है। जो इस्पात बनते हैं उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, और क्रोमियम इसलिए मिलाया जाता है ताकि उच्च पर जो तापमान प्रतिरोधी होता है वो, और उसकी कठोरता भी अधिक होती है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाना है तो उसमें क्रोमियम मिलाएंगे, और स्टील जो होता है, जो इस्पात होता है उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो इस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, सिलिकॉन। इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ होगा, उसमें से सिलिकॉन ऑप्शन, मतलब सिलिकॉन जो है स्टेनलेस स्टील में नहीं मिलाया जाता है, इस कारण इसको हटा दिया गया। सिलिकॉन जो होता है, ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया था, लेकिन सिलिकॉन जो है स्टेनलेस स्टील में नहीं रहता है, ये तो तय है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु हो गया क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम और मैग्नीज और कार्बन का, ये सही है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता क्रोमियम और निकेल। स्टील में होता है 0.1 से 2% कार्बन। स्टील में कितना कार्बन होता है? 0.1 से 2% कार्बन। इसे याद कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है स्टील में कितना % कार्बन होता है, तो 0.1 से 2% कार्बन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। जंग लगेगा तो लोहे का भार क्या होगा? बढ़ेगा। आगे देखेंगे, कथन और कारण दिया हुआ है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। ये सही है। लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में आती है तो भूरे पाउडर की परत आच्छादित हो जाती है उसके ऊपर, जिसको हम जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरी पाउडर पदार्थ टेनिन का जमा होने से बनता है। बिल्कुल गलत बात है, टेनिन के जमा होने से ये नहीं बनता है। लोहा क्या होता है? ऑक्साइड्स हो जाता है और वो जंग बना देता है। आगे देखेंगे, कार्बन और उसके भिन्न रूप अर्थात अधातु के बारे में। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है, तो कार्बन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है सभी में। हीरा में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, कोयला में भी कार्बन है। केवलार, लेक्सॉन, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है, तो ग्राफीन जो होता है ये कार्बन का बना होता है। ग्राफीन जो होता है एक नैनो एलिमेंट्स है, नैनो पार्टिकल्स है। कौन? ग्राफीन एक नैनो संरचना है ये, किसका? कार्बन का। आगे देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फ्लोरेंस में से कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ऑक्सो कार्बन्स कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा है, ग्रेफाइट है और फ्लोरेंस भी कार्बन का रूप है। फ्लोरेंस क्या होता है? एक बॉल की तरह एक संरचना होती है कार्बन की, और ये भी एक नैनो जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से फ्लोरेंस का निर्माण किया गया है। और ये कार्बन ये बिल्कुल एक छोटी बॉल की तरह एक शेप होता है, जिसका इस्तेमाल कई सारे टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है, जैसे बॉल बेयरिंग वगैरह होता है, उसमें भी फ्लोरेंस को डाला जाता है। तो ये आगे हम देखते हैं। तो ऑक्सी कार्बन जो होता है वो कार्बन का प्रूफ नहीं है। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज़ मिला। उस टीम में सम्मिलित थे रॉबर्ट एल्फकर, हेराल्ड डब्लू और क्रोटो तथा रिचर्ड, ये सारे हैं दिए हुए।
इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बुकमिंस्टर फ्लोरीन, ये बुकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? तो कार्बन युग का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज में बने होते हैं, बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बुकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में अभी हमने चर्चा किया था। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, बालू में कार्बन नहीं है। लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है, लिग्नाइट में कार्बन मिलेगा। कोयला के बिटुमिन्स कोयला, लिग्नाइट, पीट और एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह है जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो एंथ्रासाइट में कार्बन का प्रतिशत अधिक है, इसी कारण ये उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है किसमें? ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, इसी कारण यह एक अशुद्ध लोहा होता है, जबकि पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है और वो शुद्ध लोहा होता है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में रवा क्रिस्टल नहीं है, किसमें? गंधक में रवा क्रिस्टल नहीं है। आगे देखेंगे, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, किससे? कांच पे किससे खरोचा जा सकता है? हीरा से खरोच सकते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से खरोच सकते हैं, कांच के ऊपर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से हम उसको मार्क कर सकते हैं। अम्ल राज से नहीं कर सकते और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट होता है कितना? 200 मिलीग्राम का। हीरा जो बिक्री होता है वो कैरेट में होता है और एक कैरेट कितने का होता है? 200 मिलीग्राम का। आगे देखते हैं कि ग्राफीन के संदर्भ में कौन सा कथन है उस पर विचार करना है। तो ग्राफीन जो होता है एक द्विआमीय पदार्थ होता है, बिल्कुल ये 2D होता है ग्राफीन, और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है, बिल्कुल ये विद्युत चालकता उत्तम होती है इसकी। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है, ये स्टेटमेंट सही है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुषी पारदर्शिता उच्च होती है। सिलिकॉन का तो नहीं बना होता है ये ग्राफीन, ये कार्बन का बना होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसका उच्च टच स्क्रीन, हाँ टच स्क्रीन होता है। LCD कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी जो बहुत सारी TV और जो स्क्रीन बनकर आ रहे हैं उसमें ग्राफीन का इस्तेमाल किया हुआ। इस तरह से 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्राफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है, तो ग्राफीन सर्वाधिक मजबूत होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो जल को कठोर बना देगा, बिल्कुल सही है। ये कठोर हो गया तो उपयोगी नहीं रह जाएगा ये। हीरा, तांबा तथा लोहे, हीरा जो होता है तांबा तथा लोहे से कठोर है, ये भी सही है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है, वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। मुख्य घटक, अब जैसे नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो मुख्य घटक तो नहीं रहा ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज 21 ही है, जबकि जो नाइट्रोजन होता है उसका 73 होता है। और नाइट्रोजनी वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोजन जो होता है वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही नहीं है। वनस्पति घी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे देखेंगे, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन और फास्फोरस अधातु में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो सेलेनियम विद्युत का मंद चालक नहीं है। अगला जो टॉपिक है हाइड्रोजन और उसके यौगिक। इसमें देखेंगे कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसका यौगिक सूत्र क्या होगा? तो XH4 होगा। हाइड्रोजन के साथ इसका क्या होगा? XH4 हो जाएगा। ये भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत है, भार के अनुसार H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत है, तो ये 11.11% निकलेगा। ये टोटल जो इसकी जो यदि हम भार निकालते हैं H2O का, तो मान लिया ऑक्सीजन का हो गया 16 और हाइड्रोजन का हो गया 2, तो 16 2 18 हो गया, टोटल 18 हो गया। और हाइड्रोजन के प्रतिशत निकालना है, तो हाइड्रोजन 2/18 और 1900 इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से 9 घट गया, बाकी 11.11। तो इस तरह से 11.11% हो जाएगा किसका? भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 kg उष्मा देता है। बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस 1 मोल
ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम उष्मा देता है। उन्हीं परिस्थिति में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर कितना होगा? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन जलने पर उसका डबल हो जाएगा, 580 kg उष्मा हो जाएगा। आगे देखेंगे हाइड्रोजन, एक मिनट, आगे देखेंगे कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बन जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? पानी बनेगा। ठीक है, अगला देखेंगे मिट्टी का तेल। हाइड्रोजन को जलाने पे पानी बनेगा ना, जैसे हाइड्रोजन H2 होता है और जलाएंगे ऑक्सीजन से तो H2O हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा। मिट्टी के तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण करेगा, क्यों? क्योंकि ये पूरा ही जल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये किसी तरह का एमिशन नहीं करेगा। ठीक है, भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। मंदक, भारी जल का हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं भारी जल का मंदक के रूप में। तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? D2O है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक एवं प्रशीतक दोनों तरह का प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। भारी पानी जो है विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह का इस्तेमाल होता है। आगे देखेंगे कि गुरु जल क्या है। तो ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन गुरु जल बोलते हैं इसको, या भारी जल बोलते हैं। ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। ये सही है, हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेगा, D2O। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के साथ ड्यूटेरियम होता है, यही D2O जो है ड्यूटेरियम हुआ। D2 जो है वो ड्यूटेरियम हुआ। भारी पानी की खोज क्या था? एस.सी. उरे ने भारी पानी की खोज किया था। भारी पानी का अनुभार कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, 16 ऑक्सीजन का और 4 इसका, तो 16 4 20। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो पीने के लिए तो कठोर जल उपयुक्त नहीं है, साबुन से कपड़ा धोने के लिए भी उपयुक्त नहीं है, बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए ये इसमें भी उपयुक्त नहीं है, और ना ही फसल की सिंचाई के लिए उपयुक्त है भारी जल। हाँ, इसका भारी जल किसके लिए उपयुक्त है? जैसे नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें शीतलक और मंदक के रूप में। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट। इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट, क्लोराइड्स और सल्फेट, इसे याद कर लीजिए। कामा का CaMg, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण पानी में अस्थायी कठोरता होती है। जल के लिए pH मान कितना होगा? 7। पानी का शुद्धतम रूप क्या होगा? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी शुद्धतम है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होता है। पानी जो होता है आयनिक लवण को घुला देता है क्योंकि उसका द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होता है। यह सही है, द्विध्रुव अघूर्ण अधिक होगा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से, जैसे मान लिया, हालांकि ये स्टेटमेंट पूरा सही नहीं लिख रहा है, या शुद्ध जल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि मान लिया समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी को मीठा पेयजल बनाना है तो क्या करेंगे? उससे लवण को निकाल देंगे, तो निर्लवणीकरण करेंगे तो वो पीने योग्य हो जाएगा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पानी, फिर से पढ़ते हैं इसे, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा क्लोरीन। ठीक है। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रम प्रसरण के द्वारा। उत्क्रम प्रसरण के द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्क्रम प्रसरण। उत्क्रम प्रसरण ये मुझे लगता है रिवर्स ऑस्मोसिस को ही बोलते हैं, उत्क्रम प्रसरण RO, और इसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रसरण। ठीक है। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिटकरी जो है गंदे पानी को स्वच्छ करती है किसके कारण? स्कंदन की प्रक्रिया के कारण। ये जो गंदगी होती है उसको क्या करता है? साइड कर देता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है
हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किसका यूज होगा? हाइड्रोजन का। अभी हमने एक इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि वनस्पति घी बनाने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्टेटमेंट गलत था। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन का। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। और जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी जब बनाएंगे या हाइड्रोजनीकरण जब करेंगे तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। और वनस्पति तेल का क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण होता है, ना कि नाइट्रोजनीकरण। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। हीलियम जो होता है नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस किसको बोलते हैं? इनर्ट गैस को। जैसे इसमें क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे क्या है? इनर्ट गैस है। तो इसमें से जो हीलियम होगा इनर्ट गैस हो जाएगा। आगे देखेंगे, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है, तो सबसे कम हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, आगे देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग है 78 से 79%। सॉरी, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है कितना? 78 से 79% है। हमने कुछ गलत बोल दिया था और 73 के आसपास बोल दिया था। एक्चुअली जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है कितना? 78% है। आगे देखेंगे कि N2O2 तथा H2 में से गैसीय चक्र नहीं है, तो H2 गैसीय चक्र नहीं है। आगे देखेंगे, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस क्या है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोर का जो सिलेंडर होता है उसमें क्या भरा रहता है? ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्सा जो फ्लोराइड होता है वो अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से घुलनशील कौन है? अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। आगे देखेंगे, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एस आ रहा है, तो जिसमें नाइट्रस रहेगा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वो लाफिंग गैस होगा। स्माइल, यस हो गया स्माइल, तो नाइट्रस ऑक्साइड स्माइल, लाफिंग गैस। ठीक है, आगे देखेंगे, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थीसिया के रूप में भी नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं। आर्गन, नियॉन, जियोनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, बोर्डो मिक्सर कॉपर सल्फेट, बोर्डो मिक्सर कॉपर सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ये उपरोक्त कथनों में से सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है, तो ये बोर्डो मिक्सर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे देखेंगे, बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। बोरिक अम्ल का यूज करते हैं खाद्य परिरक्षक में, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट तो अभी तक सही है। आगे देखेंगे, हंसाने वाली गैस है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड है हंसाने वाली गैस, तो इसको याद रखना है आपको, नाइट्रस ऑक्साइड है हंसाने वाली गैस, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे देखेंगे, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुयानों के टायरों में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायर में। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे, तो कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो एक्चुअली में नाइट्रोजन के लिए उसका जो पौधों का भक्षण करते हैं, सॉरी ये कीटों का भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं कीटभक्षी जो होते हैं। कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। अब देखिए, वैसे पौधे जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा की कमी होती है तो वो पौधे क्या हो जाते हैं? कीटभक्षी। जो आसपास में जो कीट होते हैं उसके पास जो कीट जाते हैं उसे क्या कर देते हैं? वो भक्षण कर देते हैं। किस लिए? नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। समानता गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस।
वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को क्यों भरा जाता है? क्योंकि हीलियम जो होता है वो इनर्ट है और वो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, वो एक विस्फोटक है और ये हो सकता है कि ये अभिक्रिया कर ये विस्फोट की स्थिति ले आए, लेकिन हीलियम को जब भरेंगे तो वो विस्फोटक नहीं होता है और विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाएगा। अश्रु गैस है अमोनिया। अमोनिया क्या है? आंसू गैस है। H2, SO2, NH3 तथा Cl2 में से अश्रु मिश्रण की तरह आश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं किसको? NH3। NH3 को अश्रु गैस भी कहा जाता है। आगे देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है कौन? आयोडीन ठोस रहता है, ब्रोमीन लिक्विड है, क्लोरीन की अवस्था भी ठोस नहीं है, ये गैसीय अवस्था में रहती है। आयोडीन जो होता है वो ठोस अवस्था में रहता है। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है कौन? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सक्रिय नहीं है, जबकि सेरीन और एलानिन क्या है? सक्रिय है। आगे देखेंगे हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसी कारण ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, तो ब्रोमीन का यूज किया जाता है पीड़ाहारी के रूप में। आगे देखेंगे ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन और पारद बाष्प को ट्यूबलाइट में भरी जाती है। कम दाब पर आर्गन गैस तथा कम दाब पर पारे की बाष्प। आर्गन और पारा कम दाब पे भरा जाता है ट्यूबलाइट में। अम्ल और क्षार, अब अगला टॉपिक है अम्ल और क्षार, लवण। तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा बनाया जाता है, तो एक्वा किससे बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक्वा बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 प्लस HCl को क्या कहा जाता है? एक्वा कहा जाता है किसे? HNO3 प्लस HCl को। pH एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का। pH से हम लोग पता करते हैं क्या? कि कोई भी जो घोल है अम्लीय है या क्षारीय है। यदि pH जो होता है वैल्यू 7 से नीचे हो तो वो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से ऊपर है तो वो हो जाएगा क्षारीय। और जल का जो pH मान होगा वो 7 होगा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH क्या होगा? 7 से अधिक, अर्थात ये क्या होगा? क्षारीय। जो क्षारीय होगा वो लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। रसायन उद्योग में से वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, मूल रसायन कौन सा माना जाता है? H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 का जलीय घोल, जल में से घोल देते हैं तो ये क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। क्योंकि इस लवण का जल अपघटन हो जाएगा। आगे देखेंगे AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है, तो NH3 जो है लुईस अम्ल नहीं है। कथन और कारण दिया हुआ आगे, तो कथन में है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। पानी में अम्ल मिलाएंगे, अर्थात H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए H2SO4 को यदि तनु बनाना है तो उसके लिए पानी में इसको डाल देंगे H2SO4 को, ना कि H2SO4 में पानी डालेंगे। तो ये स्टेटमेंट सही है। कारण पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, इसी कारण सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल को मिलाया जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। जल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर देंगे तो वो जो सोडा वाटर बनेगा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है वो अम्लीय प्रकार का होता है। आगे देखेंगे वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, HCl होता है ये, तो इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। बाकी उसमें ऑप्शन में जो भी रहा होगा उस हिसाब से इसमें HCl निकल कर आएगा। नमक के अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है।
आगे देखेंगे, ये सुमेलित करना है। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 ये होता है वाशिंग सोडा। और जो खाने वाला सोडा होता है NaHCO3, खाने वाला सोडा होता है NaHCO3 और धोने वाला सोडा होता है वाशिंग सोडा Na2CO3। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होल 2 वैसे होता है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा, नीला थोथा बोला जाता है कॉपर सल्फेट को, CuSO4 ये होता है कॉपर सल्फेट। हाइपो बोला जाता है सोडियम थायोसल्फेट को। एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो खाना बनाने वाला सोडा होता है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसे याद कर लीजिए, बाइकार्बोनेट, बाई जो होती है वो खाना बनाती है, तो बाई जिसमें रहेगा वो खाने वाला सोडा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCO3। धोने का सोडा हो गया Na2CO3। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। निर्जल सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। बेकिंग सोडा तो होता है NaCO3, तो ये निर्जल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अग्निशामकों में से पाक सोडा या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक में। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और इस तरह से 2 और 3 सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आगे देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड जो सागर में है, सागर जो समुद्री जल है उसमें सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक पाया जाएगा। खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से क्या बनता है, खाने का नमक NaCl मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार का यौगिक है। आगे देखेंगे। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट को होल्ड रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये सही गलत है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है। सीमेंट में जिप्सम का उपयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। हाँ, जिप्सम का उपयोग जो होता है स्थापन दर को मंद करने को किया जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। जिप्सम मिलान देने से सीमेंट का जो जमने का दर है वो थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो मिलाने के साथ ही जम जाएगा तो फिर हम उसे लेप नहीं कर पाएंगे। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। बेरियम और स्ट्रोंशियम मुक्त रूप से नहीं रहता है, इसके यौगिक होते हैं, तो मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। इसका मतलब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यंजक चूर्ण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जल में अधिक विलेय होता है, व्यंजक चूर्ण जो होता है जल में अधिक विलेय होता है, व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होता है, पता नहीं, देखते हैं आगे। इसी तरह से एग्जाम में भी बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जो हमें पता नहीं होता, लेकिन ऑप्शन से हमें छांटना होता है। तो हम देखते हैं कि जल में व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय होते हैं, तो नहीं। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण हल्का पीला रंग का होता है, ये ऑक्सीकारक है और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सही है। तो इसका मतलब जो व्यंजक चूर्ण है जल में अधिक विलेय होता है, ये कथन असत्य है। व्यंजक चूर्ण जल में अधिक विलेय नहीं होता है। ये आगे देखते हैं।
ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का यूज़ किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है रिसाव हो गया था उसका। छपाई में प्रयोग किए जाने वाला स्याही प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से। छपाई में जो प्रयोग किया जाता है स्याही वो किससे प्राप्त होता है? मीथेन के अपघटन से। ठीक है, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाला जो क्षेत्र है वो धान के खेत में मीथेन उत्पन्न होता है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो कार्डियो है तो हृदय से संबंधित होगा ये। डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक है और निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। आगे देखेंगे। वह उत्प्रेरण जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। फल पकाने में सहायता करता कौन? इथेफॉन। इथेफॉन क्या करता है? फसल को पकाने में सहायता करता है। या और एसिटिलीन, एसिटिलीन भी जो फल होता है उसे पकाने में सहायता करता कौन? एसिटिलीन। आगे देखेंगे। फल को पकाने के लिए उपयोग में किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। आप देखते होंगे कि जो आप फल लाते होंगे तो उसमें कार्बाइड मिला देता है, ऊपर से लेप चढ़ाया रहता है। उससे क्या होता है कि फल जो है जल्दी पक जाता है। तो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। अब कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है? वो एसिटिलीन उत्पन्न करता है। एक्चुअली जो फल होता है उसे कैल्शियम कार्बाइड का लेप चढ़ा देते हैं उस पर, या कैल्शियम कार्बाइड के लेप के साथ उसको मिला देते हैं और उसके ऊपर यदि आप पानी छिड़केंगे तो एसिटिलीन गैस का निर्माण करेगा और वो एसिटिलीन गैस क्या करता है? वो फल को पका देता है। तो फल के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है गैस बिल्डिंग के लिए। आगे देखेंगे। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है, ये सही है। बिल्डिंग उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है एसिटिलीन का। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। एसिटिलीन प्लास्टिक के निर्माण में तो यूज नहीं होता है। प्लास्टिक के निर्माण में एसिटिलीन हाँ हो सकता है कि यूज होता होगा। ये प्लास्टिक के निर्माण में एसिटिलीन का उपयोग होता है क्योंकि ये आंसर सही दिया हुआ है। तो एसिटिलीन का उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में हो सकता है। और सिलिकॉन कार्बाइड और पानी के मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त होती है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता प्राप्त होती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा सॉरी, ये सिलिकॉन कार्बाइड लिखा हुआ, तो सिलिकॉन कार्बाइड नहीं होता, वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड होता है। कैल्शियम कार्बाइड होता है और वो पानी का जब मिश्रण होगा तो एसिटिलीन बनेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला दोनों स्टेटमेंट सही है। ये बिल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, ये सही है। और प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ये भी सही है। ठीक है। सुमेलित करना है तो फ्लोरीन्स जो है कार्बन परिवार का प्रूफ है, ये सही है। हमने पहले भी पढ़ा था फ्लोरीन्स के बारे में, ये कार्बन परिवार का प्रूफ है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। केरोटीन मानव त्वचा का बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है केरोटीन, ये भी सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। ठीक है। आगे देखेंगे। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य। टेफ्लॉन फ्लोरीन का एक युक्त बहुलक है। फ्लोरीन का एक बहुलक है टेफ्लॉन। और फ्लोरीन क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है कार्बन परिवार का अपरूप। ये फ्लोरीन है जो कार्बन परिवार का अपरूप है, हमने पहले भी पढ़ा था। और जो टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन क्या होता है? फ्लोरीन का एक बहुलक होता है टेफ्लॉन। आगे देखेंगे। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है टेफ्लॉन। अब जो हम लोग जो घरों में बर्तन यूज़ करते हैं, कढ़ाई जिसमें चिकनाई नहीं चिपकती है या फिर उसमें जो खाना का जो पदार्थ है वो नहीं चिपकता है, वो टेफ्लॉन युक्त टेफ्लॉन का बना होता है वो कढ़ाई। इसके कारण उसमें जो चिकनाई है नहीं चिपकती है। ना चिपकने वाली कढ़ाई का निर्माण के लिए भी टेफ्लॉन वही है, टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन है एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन जो होता है फ्लोरोकार्बन होता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम, पॉलीस्टायरीन में से पॉलीमर नहीं है। तो कैप्रोलैक्टम जो है वो पॉलीमर नहीं है। पॉलीस्टीरीन, देखिए पॉलीस्टीरीन में पॉली है तो पॉलीमर होगा ही। और टेफ्लॉन भी पॉलीमर है और नायलॉन भी एक पॉलीमर है।
पहला कृत्रिम जो पॉलीमर था वो क्या था, नायलॉन। नायलॉन, तो नायलॉन ये बना था एक्चुअली, नाई से हो गया न्यूयॉर्क और एल से हो गया, एल से हो गया लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था नायलॉन का, तो इसी कारण इसका नाम हो गया नायलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकलाइट के निर्माण में। फिनॉल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बेकलाइट के निर्माण में। अगला जो चैप्टर है वो है कार्बनिक अम्ल। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में क्या है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। तो फॉर्मिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, बिल्कुल सही है। अब जो चींटी जो काटती है, तो चींटी जो काटती है उसमें कौन सा अम्ल रहता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। और फॉर्मिक एसिड जो होता है ऑर्गेनिक एसिड है, और ये फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन अधिक तेज होता है। ये कथन, दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कथन और कारण सम्मिलित नहीं है, मतलब स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड। आप देखते हैं पैरों में लैक्टिक एसिड का जमा होता है और काफ़ी थकान होने लगता है, ये मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। वह द्रव जिसमें एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है, तो लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, नींबू में मुक्त होता है साइट्रिक अम्ल। अब आगे दिया हुआ सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल होता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल। नींबू में अब सही सम्मिलित करना है, तो नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऐसे विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक, और ये ऐसे तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है लेकिन एस्कॉर्बिक अम्ल भी होता है। और जो माल्ट है, माल्ट में माल्टोज होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल होता है। आगे देखेंगे, अचार में एसिटिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, और सोडा वाटर जो होता है उसमें कार्बोनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, अंगूर में टार्टेरिक अम्ल, और जो इमली होती है उसमें भी टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टेरिक अम्ल का, बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। सिरका एक जलीय घोल है, किसका, एसिटिक अम्ल का। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। सत्य कथन है, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ये सही है स्टेटमेंट है। अब अगला टॉपिक देखेंगे, विस्फोटक पदार्थ। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टीलिन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है। तो वो खानों में जो खान होते हैं, जो जहाँ से खुदाई होती है, कोयला निकलता है या फिर अन्य जो खनिज निकलते हैं, तो वहाँ पर विस्फोट का मुख्य जो कारण है वो मीथेन है, और उसका जब वायु के संपर्क में आता है तो वहाँ पर विस्फोट होता है। खानों में अधिकतम विस्फोटक होते हैं मीथेन के साथ वायु के मिलने से। ट्राई नाइट्रोटाइलिन जिसको बोलते हैं TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसको बोलेंगे TNG, साइक्लोट्राइमिथिलीन, ट्राई नाइट्रोटाइलिन हो गया TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन हो गया TNG, ये सारे क्या हैं, विस्फोटक हैं। और साइक्लोट्राइमिथिलीन ये भी विस्फोटक है। RDX ये भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, तो यही पूछा जा रहा था कौन विस्फोटक नहीं है, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, TNG, TNP, TNA, TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है, तो TNG को बोलते हैं नोबेल तेल। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या होता है, नोबेल तेल होता है। RDX आविष्कृत हुआ था हैनिंग द्वारा, हैनिंग जो है RDX का आविष्कार किया था। सत्य कथन है, RDX एक विस्फोटक है, बिल्कुल सही है ये। RDX का अन्य नाम क्या है, साइक्लोनाइट, RDX को साइक्लोनाइट भी बोलते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो TNG को हम यूज करते हैं विस्फोटक के रूप में। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में नहीं पाया जाता है। बाकी और जो ऑप्शन होंगे उसमें से हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन एमाटोल में जो TNG है वो नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे, ग्लिसरॉल, मिथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का जो उपयोग करते हैं विस्फोटक के रूप में। अगला चैप्टर है ईंधन। ईंधन में है
कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है, तो पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधन में से स्वच्छतम ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छतम ईंधन है। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है। हाइड्रोजन का मान जो होता है अधिकतम होता है, इसका उसमें मान अधिकतम होगा हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से नापते हैं। और सीटोन जो है वो डीजल के लिए उपयुक्त किया जाता है। आगे देखेंगे, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस हो गया मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस है मुख्यतः मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित तो वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग किया जाता है मीथेन। बायोगैस में क्या रहेगा? मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होती है किण्वन प्रक्रिया होती है बायोगैस में संयंत्र में। और गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था डॉक्टर एस.वी. देसाई ने। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का जो मुख्य तत्व है, मुख्य अवयव है वो क्या है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बेसिकली ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, इसको बीपी याद कर लीजिए। एलपीजी में क्या रहता है? बीपी, ब्यूटेन और प्रोपेन, और इसके साथ इथेन भी रहता है। एलपीजी का जो मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य आधार क्या है? ब्यूटेन। इसी कारण हमने बीपी लिखा है कि बीपी जो है मुख्य घटक है। सबसे पहले क्या आएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन मुख्य घटक है एलपीजी का। इंडेन गैस एक मिश्रण है किसका? ब्यूटेन और प्रोपेन का। एलपीजी है और इसमें क्या रहेगा? बीपी रहेगा, ब्यूटेन और प्रोपेन, इसमें ब्यूटेन रहेगा, ठीक है, मुख्य घटक के रूप में। अब इसे सुमेलित करना है तो सीएनजी जो होता है मीथेन और इथेन होता है, ये सही है। सीएनजी गाड़ियाँ चलती है उसमें क्या रहता है? मीथेन और इथेन। मीथेन और इथेन। मीथेन हो गया का मी और ये हो गया इथेन, मी। एलपीजी में क्या रहता है? बीपी रहेगा। कोल गैस क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन रहेगा, मीथेन रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। कोल गैस में हाइड्रोजन रहेगा, मीथेन रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। वाटर गैस में क्या रहेगा? मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस में रहेगा। आप ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, जब वाटर गैस रहेगा तो उसमें तो हाइड्रोजन रहेगा ही, ठीक है। और गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिला के हाइड्रोजन रहेगा तो वाटर गैस हो जाएगा। इस तरह से इसे आप खुद से आप बना सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के समय में जब हूबहू आंसर नहीं आ रहा तो आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर कर सकते हैं। वाटर गैस में क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कथन और कारण, ये दो दिया हुआ स्टेटमेंट और इसे बताना है कि कथन में दिया हुआ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या मीथेन है? नहीं, गलत है। एलपीजी में बी और पी होता है, बीपी होता है। कारण क्या? मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जाती है। ये तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन कथन जो है गलत है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसी कारण कोई दाब मापक उसमें नहीं लगा होता है। आगे देखेंगे कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल के रूप में। जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें जो गैस भरा रहता है वो क्या रहता है? लिक्विफाइड रहता है, लिक्विफाइड गैस रहता है। सीएनजी है एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः होती है, तो सीएनजी में क्या होगा? CH4 होगा। सीएनजी में CH4 होगा। हमने पढ़ा था मीथेन और इथेन होता है मी। हम लोग जो गाड़ी अपना यूज़ करते हैं अपनी गाड़ी, वो सीएनजी में चलाते हैं और उसमें क्या रहता है? मीथेन और इथेन। मीथेन मतलब CH4। अगला है कथन विचार करने का। एलपीजी को अत्यधिक शीत ताप
तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण तथा परिवहन सुसाध्य हो सके, तो ये सही है। एलपीजी को शीत ताप तथा उच्च दाब पे द्रवित करके उसको एक सिलेंडर में भरा जाता है, और ताकि उसका परिवहन करने में भी आसानी हो। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हाउस में निर्मित हुआ। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ। भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ, पता नहीं। और ये स्टेटमेंट ऐसे सही है या नहीं, सही नहीं है। ये भारत में एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ, ये सही नहीं है। द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों का पृथक्करण किया जाता है, और इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। गैसोहोल, गैसोहोल में क्या होता है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल। होल है ना, गैसोहोल, होल में अल्कोहल होगा और पेट्रोलियम होगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल होगा और पेट्रोल होगा गैसोहोल में। नियोन, ऑक्सीजन, फ्रियोन में से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो फ्रियोन जो एसी होते हैं उसमें क्या भरा रहता है? फ्रियोन गैस रहता भरा हुआ, वही प्रशीतक के रूप में काम करता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जो एनिमल चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, कच्ची चीनी को साफ़ करने के लिए जो साफ़ किया जाता है चीनी को, एनिमल चारकोल से साफ़ किया जाता है। शहद मुख्य घटक है किसका? फ्रक्टोज का। शहद किसका घटक है? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज क्या होता है? जो फलों में जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है, और वही शहद का भी घटक है। मधुमक्खी भी तो क्या करती है? फूल से लेकर के वहाँ से फ्रुक्टोज लेती है और वहाँ पे अपने छत्तों में इसको डिपॉजिट करती है, और धीरे धीरे क्या होता है? फ्रुक्टोज शहद का निर्माण हो जाता है। बाज़ार में बिकने वाला एस्पेरेटम, एस्पेरेटम एक क्या है? एक ये मधुरक है, ये स्वीट्स है। ये एस्पेरेटम चीनी की तरह ये मिठास होती है इसकी। तो बाज़ार में बिकने वाला एस्पेरेटम एक मधुरक है, और ये आर्टिफिशियल है। यह अमीनो अम्ल से बना होता है, ठीक है, और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो देखिए, एस्पेरेटम जो होता है समान चीनी से कई गुना मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पेरेटम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ये कम कैलोरी प्रदान करता है, इसी कारण इसको भोज्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे देखेंगे। एस्पिरिन मिलती है, एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन है एक एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन क्या है? एक एंटीपायरेटिक है। आगे देखेंगे, एस्पिरिन एंटीपायरेटिक है। जैसे बुखार आ जाता है तो बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसको पायरेटिक बोल सकते हैं, और बुखार उतारना हो तो क्या खाएंगे? एस्पिरिन, तो एंटीपायरेटिक हो जाएगा ये। और एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है वो शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। रक्त में हेमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त का जो हेमोग्लोबिन होता है उसके साथ अभिक्रिया कर देता है, और जिसके कारण जो बेहोशी और ये सब इस तरह की चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूध उदाहरण है एक इमल्सन या पायस का। दूध क्या होता है? दूध का पायसीकरण होता है। दूध का क्या होता है? पायसीकरण होता है। उसे कुछ एक विशिष्ट टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, फिर एकाएक उसे ठंडा कर देते हैं, तो ये होता है पायसीकरण। ठीक है, तो दूध उदाहरण है एक इमल्सन का या पायसीकरण का। दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है, तो आइसक्रीम जो होता है वो कोलाइड नहीं है। दूध कोलाइड है, खून कोलाइड है, और शहद भी कोलाइड है। आगे देखेंगे, दूध को एक होमोनिजाइन किया जाता है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर इसको एक रूप या होमोनिजाइन किया जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में जो दूध रहता है वो खट्टा हो जाता है कुछ समय के बाद। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती थी वह है जीवाणु।
लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। जेली बनाने में प्रयुक्त फल है अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे खाद्य संरक्षण एवं पोषण, औषधि आदि। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। जो खाने की वस्तुओं का परिरक्षण किससे करते हैं? सोडियम बेंजोएट से। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए उपयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु होगा बेंजोइक अम्ल का। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। जो प्रशीतलक होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वो उसमें खाद्य जो पदार्थ है वो कैसे सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि उसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया कम होती है। आगे देखेंगे नियोन, ऑक्सीजन तथा फ्रियोन में से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल करते हैं फ्रियोन, ये हमने चर्चा कर लिया था। आगे देखेंगे अपमार्जक। अपमार्जक होता है वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने की प्रक्रिया अपमार्जक में पढ़ना में वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का यूज करते हैं साबुन बनाने में। डिटर्जेंट क्या है? एक शोधन अभिक्रिया है। अगला है स्टेटमेंट, कथन और कारण। तो कथन में है अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल एवं गर्द को निकाल देते हैं, ये सही है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अपमार्जक जो है जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कथन और कारण। कथन में दिया हुआ कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, सही है। कारण कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, ये भी सही है। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने में के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देखेंगे उर्वरक। पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, ये स्टेटमेंट सही है। पौधों के फास्फोरस की आवश्यकता के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, ये सही है। गेहूं की खेती के लिए प्रयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है। आगे मिलान करने का है। नाइट्रोजन क्या करता है? वृद्धि और विकास करता है। फास्फोरस जड़ का विकास करता है। पोटेशियम क्या करता है? स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। और बोरन जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को वृद्धि करता है। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। यूरिया में 47% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है अमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है अमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन हो सकता है, प्रोलिफरेशन हो सकता है। ये कथन नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रोलिफरेशन हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, ये सही है। भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है। नाइट्रेट का तो लीचिंग होता ही है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आगे देखेंगे जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। नाइट्रेट को एड करता है, इसे याद कीजिएगा। जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन के नाइट्रेट को एड करता है, इस तरह से इसे याद कर लीजिए। नाइट्रेट को एड करता है कौन? पौधा। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत सरकार नीम कोटेड यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि नीम कोटेड यूरिया जो होती है, यूरिया मृदा के घुलने की दर को धीमा कर देता है। नीम कोटेड जब रहेगा यूरिया में तो क्या करेगा? यूरिया जो है धीरे धीरे घुलेगा मृदा में।
डीएपी में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है? 18% और 46% P2O5। डीएपी फास्फोरस में 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाई जाती है। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट, जो है एक मिश्रित उर्वरक है। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। फसल में पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त होता है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस क्या है? जैविक कोलाइड का उदाहरण है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? सनई। अब आगे देखेंगे विविध। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में दिया हुआ है कि ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, तो ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ये सही स्टेटमेंट है। आगे देखेंगे ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ओजोन तो रेडियो एक्टिव नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, ये सही है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, ये भी सही है। आगे देखेंगे सुमेलित करना है। मेसॉन की खोज किया था हिडेकी युकावा ने। पोजिट्रॉन की खोज किया था CD एडरसन और UF हेस ने। सूर्य एवं तारों की में ऊर्जा HA बेथे ने। और पारा यूरेनियम तत्वों का विश्लेषण किया था JT सीबर्ग ने। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा को बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। पायरेथम, रेटिनॉन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में किसका यूज किया जाता है? पायरेथ्रम का। ठीक है। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन पाया जाता है एक बीजीय पौधा से। कॉइल में क्या रहता है? पायरेथ्रिन रहता है। और वो कहाँ से प्राप्त होता है? एक बीजीय पौधा से। चूहा मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वो है पोटेशियम साइनाइड। चूहा मारने वाला जो दवाई बनता है वो एक तरह का साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड। आगे देखेंगे जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फेट में से चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। रोडोनिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है चूहा के नियंत्रण में। रोडोनिसाइड है ये। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक C6 और 14 संबंध है फॉसिल या जीवाश्म के आयु निर्धारण से। काष्ठ, अस्थि तथा संघ के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटेप कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 90 में पाया जाता है कार्बन 14। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिसमें मापा जाता है चट्टानों की उम्र को। चट्टानों की उम्र को नापने के लिए रेडियोधर्मी डेटिंग का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु का मापन करना है तो उसको यूरेनियम विधि से नापेंगे। यूरेनियम विधि से नापेंगे पृथ्वी की आयु। और चट्टानों की आयु को हम नापेंगे किस आधार पर? रेडियोधर्मी डेटिंग की प्रक्रिया से। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 kg CO2 के बराबर। एक कार्बन क्रेडिट जो होता है 1000 kg CO2 के बराबर होता है। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, चेना कांच, क्रूक्स कांच में से वह है जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो क्रूक्स कांच। तो हम लोग जो धूप चश्मा में इस्तेमाल करते हैं क्रूक्स कांच का ही करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है? पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर देता है। BRIT भारत सरकार का कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह यशद लेपन कहलाता है। तो जिंक ऑक्साइड क्या कहता है? फिलोसफर्स फूल कहा जाता है, यशद पुष्प कहा जाता है किसको? जिंक ऑक्साइड को। मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध होती है किसके कारण? अमोनिया के कारण। अमोनिया गैस बना देता है कुछ समय के बाद, तो इसके कारण चुभने जैसे गंध आती है। आगे देखेंगे ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवक्षाएं हैं, तो इसका सही आंसर होगा यह एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक है और यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक है। अगला है वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने में प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं कृत्रिम बादल में, तभी तो हम बोलते हैं आओ आओ जी मेघा आओ। मेघा को बुलाते हैं मेघा आओ,
मेगा और आयोडाइड रहता है, इसी कारण सिल्वर आयोडाइड। ये याद करने के लिए मैंने बताया कि सिल्वर आयोडाइड में जो मेघ या बारिश लाना होता है, कृत्रिम बादल का निर्माण करते हैं, तो उसमें सिल्वर आयोडाइड होता है इसी। ठीक है, तो मेघा आयोरे हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। और वर्षा कैसे आती है, सिल्वर लेकर आती है, सिल्वर आयोडाइड। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड हो गया, फ्लॉस्फरून हो गया, जिंक ऑक्साइड। हॉर्न सिल्वर होता है सिल्वर क्लोराइड, AgCl, हॉर्न सिल्वर। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल, मंगल में मीथेन उपस्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हेमोग्लोबिन में लोहा रहता है, संचायक बैटरी में शीशा रहेगा, फोटोग्राफी में चांदी रहेगा और तड़ित चालक में तांबा रहेगा। आगे मिलाएंगे सूची 1 को सूची 2 से। मॉर्फिन जो होता है एनाल्जेसिक होता है, सोडियम जो होता है केरासिन तेल में रखा जाता है, बेरिक अम्ल एंटीसेप्टिक होता है और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। भविष्य का धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। सुमेलित करना है, मैग्नीशियम का यूज करते हैं आतिशबाजी में, यूरेनियम परमाणु बम में, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में, जिंक गैल्वेनीकरण में। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। सिंदूर क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, HCS। पेट्रोल, बेंजीन तथा अल्कोहल में से शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है, तीनों का प्रयोग करते हैं शुष्क धुलाई में। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से, लाल स्याही किसे बनाई जाती है, ईओसिन से। आगे देखेंगे, नीला, लाल तथा हरा काला में से जो सोडियम क्रोमेट द्वारा अपवर्त होता है वो है लाल, सोडियम क्रोमेट से लाल आएगा। सुमेलित करना है, एसीटोन जो नाखून पॉलिश होती है, नाखून पॉलिश अपसारक होता है कौन, एसीटोन। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में यूज होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव का जो मरहम पट्टी कहते हैं उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड का इस्तेमाल होता है और द्रव अमोनिया का प्रशीतक में यूज होता है। जो फास्फोरस ऑक्साइड होता है, माचिस का जो लाल, माचिस की जो डब्बी होती है उसमें जो लाल पट्टी होती है वो फास्फोरस ऑक्साइड होता है, रेड फास्फोरस होता है वो एक्चुअली। और शुष्क सेल में यूज होता है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का। संचायक सेल में यूज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, संचायक सेल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुष्क सेल में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, परमाणु बम में यूरेनियम का। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है रेड फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है, श्वेत फास्फोरस को अंधेरे में रखेंगे तो चमकेगा। CNTS बनाई जाती है, सुमियो आइज, जो CNT है कार्बन नैनो ट्यूब है वो किसने बनाया था, तो सुमियो आइजीमान ने। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवनीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवन जल उत्पन्न करने के लिए प्रथम विलवनीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया था, कहाँ, कवरत्ती में, लक्षद्वीप में ये विलवनीकरण संयंत्र लगाया गया था। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया, लक्षद्वीप में। क्षारीय भूमि सुधारक रूप में कार्य करता है कौन, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक और टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है इडेफिक, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इडेफिक जो होता है मृदा से संबंधित होता है, इडेफिक। आगे देखेंगे, द्रवित ऑक्सीजन तथा या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स इंजन जो होता है वो द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को का औद्योगिक स्तर है। ठीक है, ध्रुव पर्दा युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडल प्रकीर्णन होता है, जो हम स्टेज पे या फिर जो हम मूवी में देखते हैं धुआं और युद्ध जैसा, जो युद्ध में जो छिपने के लिए पर्दा इस्तेमाल होता है वो क्या रहता है, टाइटेनियम ऑक्साइड। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जो सूर्य होता है, सूर्य में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम का निर्माण कर देता है और इससे प्रचुर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज किया था ग्राहम बेल ने। आगे देखेंगे, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड्स। कथन और कारण है, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है
ये सही है, एक शुष्क सेल को आवेशित नहीं कर सकते। शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, ये गलत है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है एक सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी में क्या रहता है? सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है, H2SO4। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षारक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है क्या? निकेल और कैडमियम। निकेल और कैडमियम का इस्तेमाल कहाँ होता है? टॉर्च लाइट और विद्युत क्षूरक या सेवर में। आगे देखेंगे, फ्रियोन होता है जो प्रशीतक में इस्तेमाल करते हैं। टेट्रा एथिलेट एंटी नॉक एजेंट होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक में यूज होता है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक, सल्फेट उर्वरक और पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है बेकरी। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं या छाट सकते थे एग्जाम में, जैसे टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है, टार्ट्रिक अम्ल बेकरी में तो होता ही है, और सल्फेट का इस्तेमाल होता है उर्वरक में, ये तो सही है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में इस्तेमाल होता है। और ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, ब्रोमाइड से फोटोग्राफी बढ़िया आता है, इस तरह से आप याद कर लीजिए ब्रोमाइड, ठीक है, फोटोग्राफी। फिर से सम्मिलित करना है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा कब होता है? जब वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक घुल जाती है तो अम्ल वर्षा हो गया वो। दांत में जो क्षरण होता है वो किसके कारण होता है? फ्लोराइड प्रदूषण के कारण। मिथाइल आइसोसाइनाइट भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। और ओजोन में रिक्तता होता है, उससे क्या हो जाएगा? चर्म कैंसर। कथन और कारण दिया हुआ, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में होता है, ये सही है। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में होता है। कारण क्या है? फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशक है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहा के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। अपचायक के रूप में क्रिया करना और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। फिर से आगे ये कुछ दिवस दिया हुआ है, इसको मिलाना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे देख लीजिए। जो टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नामनिर्दिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान के वर्ष के रूप में। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 2 से 3 दिसंबर 1984 को। BPA बिस्फेनॉल क्या है? एक खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। यूपीएससी के प्री में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। बिस्फेनॉल क्या है? तो बिस्फेनॉल क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक रसायन। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कानून बना दिया था वो ब्राज़ील है। फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा योगदान कौन दे रहा है? तो CO2 दे रहा है, उसके बाद CH4 दे रहा है मीथेन, फिर दे रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड N2O और CFC। ये चारों इसे याद कर लीजिए, CO2, CH4, N2O और CFC। तो इस तरह से हमारा केमिस्ट्री का जो है पोर्शन वो समाप्त होता है और हम फिर अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम जीव विज्ञान की चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, प्रोग्रेसिव क्लासेस के साथ बने रहिए। इस तरह से आपको अनेक सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।